मैं समझना चाहता हूं इस चुनाव आयोग के क्या मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हर चुनावी रैली में जहर उगल रहे हैं, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। मैं राजीव कुमार से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, देश की नौकरी कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रहे हैं? हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अपनी हर रैली में जहर उगल रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जुड़े नेता लगातार जहर उगलने का काम कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है चुनाव आयोग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग ले। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि चंद वोट हासिल करने के लिए वो लोग सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुद्दा यह है कि ये लोग इस देश के हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं, देश के हिंदुओं की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं, देश के हिंदुओं को डरा धमका रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इन्हें वोट हासिल करना नहीं आता है। डराओ धमकाओ बस। सुनिए क्या कहा हेमंत बिस्व शर्मा ने। हमेशा ये लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोहराना चाहूंगा, कहते हैं हम हारेगा ना तो ये पीतांबर नीलांबर सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा की भूमिका को इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा। ये लोग हमारी बेटियों को लूटा, हमारी जमीन को लूटा, हमारी सरकार को लूटा, हमारे अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना होगा, हमें एक होना होगा। तो आप तो दूसरी बार सरकार में है ना असम में। पिछले 11 सालों से आप देश में सत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार आप सत्ता में आ गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार आप सत्ता में बने हुए हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा शासित प्रदेशों में आप हिंदुओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए? यह सवाल पूछा जाएगा ना। केंद्र में आप सत्ता में हैं, आप सुरक्षा नहीं दे पाए, बिल्कुल नहीं दे पाए। तो यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि आप इतने नाकारा क्यों हैं, आप इतने गुड फॉर नथिंग क्यों हैं, क्यों नहीं दे पाए हिंदुओं को सुरक्षा? और फिर उसी हिंदू को आप डराते हैं, धमकाते हैं, क्यों भाई? सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये वही हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो ये लगातार कहते रहते हैं कि गौ हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए, यानी कि खाने के लिए गौ मांस का जो इस्तेमाल होता है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और जब पत्रकार इनसे पूछते हैं कि भाई तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब सुनिए क्या कह रहे हैं। संविधान में लिखा है कि गोहत्या नहीं होना चाहिए। हाँ, बट अभी इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में टॉप 5 कंट्री में होना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए ना। तो होम डिपार्टमेंट भी आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, तो आप गोहत्या क्यों बंद नहीं कर सकते? मैंने ये बता रहा हूँ, हमें करना चाहिए, देश में माहौल बनना चाहिए। हमारा देश में यूसीसी होना चाहिए, गो हत्या बंद होना चाहिए। एनओ सरकार का काम नहीं है, एनओ सरकार का काम नहीं है। ये तो हमारा लोगों का सोल में जो हम लोग गो आप एक्सपोर्ट में किया, बट इंटरनल हम भी तो खाते हैं गवर्नमेंट के अंडर में होता है ना। एक बंद करने से गो हत्या बंद होगा? आपको गो हत्या का खिलाफ पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, भाजपा के नेता आपको सिर्फ मूर्ख समझते हैं। सत्ता में ये लोग हैं इन तमाम राज्यों में। केरल में इनका एक नेता कहता है कि अगर हम सत्ता में आ गए केरल में तो आपको बीफ की बेहतरीन क्वालिटी देंगे। यही काम ये लोग गोवा में कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में कई जगहों पे या तो सरकार है या सरकार में साझेदार हैं। वहां पर मैं समझना चाहता हूं गौ मांस पर रोक क्यों नहीं है? यहां पर किस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है? जनता पर फोड़ा जा रहा है कि आपको सोचना चाहिए सरकार क्या कर सकती है। अरे भाई, अगर सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो जाइए विपक्ष में जाकर बैठिए ना, क्योंकि सरकार में बैठकर भी ये लोग विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं। अगर हिंदू खतरे में है तो तुम क्या कर रहे हो पिछले 11 सालों से, सवाल तो किया जाएगा ना। और सबसे बड़ी बात, जो बाबर या बाबरी वजूद में ही नहीं है,
उसे ये लोग बार बार याद करते हैं। सुनिए क्या कहा था इन्होंने। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर बाबर और बाबरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है बाबर का परम भक्त? कौन कब्र में दफन एक बाबर को बार बार याद करता है? और बाबरी को तो तोड़ ही दिया गया था ना, फिर भी तुम बाबरी को याद करते हो। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अपनी मानसिक तरक्की के लिए क्या आपको इस तरह से जहरीला होना जरूरी है? जो वजूद में ही नहीं है उससे ये लोग बार बार याद करते हैं और अपनी हर चुनावी रैली में इसी तरह से जहर उगलते हैं। याद है आपको नीतीश राणा ने कुछ हफ्तों पहले क्या कहा था? मस्जिद में घुसकर मारेंगे। क्या चुनाव आयोग ने इन पर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। क्या इन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। इसी तरह से महिला अस्मिता और महिला सम्मान के मुद्दे पर दोहरे मापदंड हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग। मगर सबसे पहले सुनिए नीतीश राणे ने क्या कहा। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। और कहा सो कहा दोस्तों, एक और मंच पर जाकर उसे जायज ठहरा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो एक सांसद हैं। सुनिए इंडिया टीवी के मंच पर क्या कहा था। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूं। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। क्या ऐसे नेताओं पर कोई एफआईआर होगी? ओवैसी पर इससे पहले हमला हो चुका है। जिन लोगों ने ओवैसी पर हमला किया था उन्हें बाद में सम्मानित किया गया था। क्या उनमें से कोई भी जेल में है? नहीं है। क्या उनमें से किसी पर भी यूएपीए की धारा लगी, यानी आतंकवाद की धारा लगी? नहीं लगी। यहां पर एक व्यक्ति, नारायण राणे के बेटे, एक विधायक इस तरह के बयानात दे रहा है, इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हीं बयानों को बार बार दोहरा रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। आप इस मुद्दे को समझिए दोस्तों, इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि इनका सिर्फ एक मकसद है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आपका वोट हासिल किया जाए, आपकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दिया जाए, आपकी सोच को दंगाई बनाई जाए। और जो चीजें इनके हाथ में हैं, यानी गोमांस पर पाबंदी लग सकती है, तमाम जगहों पर इनकी सरकार है, मगर नहीं साहब, नहीं लाएंगे, क्योंकि इन्हें उन बाकी राज्यों में भी सत्ता में बने रहना है। यानी बाकी तमाम राज्यों में काऊ इज मम्मी, मगर गोवा में काऊ इज यम्मी। यही हकीकत है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। इस खेल को आप जितनी जल्दी समझ सकें आपके लिए उतना ही बेहतर है। मगर बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। महिला सम्मान के मुद्दे पर याद कीजिएगा, महाराष्ट्र में बाला साहब थोराट की बेटी डॉक्टर जयश्री के बारे में सुजय विखे पाटिल के एक सहयोगी ने शर्मनाक बयान दिया था उनके बेटे के पितृत्व के बारे में। कितने बाप हैं, बेटा किसका है यह नहीं पता, इस तरह से बयानात दिया था। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया। किसके बारे में संज्ञान लिया यह भी मैं आपको बताऊंगा, मगर सुनिए सुजय विखे पाटिल के इस नेता ने किस तरह की शर्मनाक बात डॉक्टर जयश्री के बारे में कही थी। त्यांची कोणती ती काय, त्यांची नात का काय, ती तर बोलते म्हणते माझा बाप सगळ्यांचा बाप, माझा बाप सगळ्यांचाच बाप आहे म्हणे। हिला काही कळत नाही। अरे तुला सुद्धा पोरं कसे झाले प्रश्न आहे। आपल्या कन्येला समजवा, नाहीतर मग आम्ही इलेक्शन काळात मैदानात उतरलो तो तुमची मुलगी घराच्या बाहेर पडू शकणार नाही। यहां पर आप सीधे तौर पर किसी के बाप पर सवाल उठा रहे हैं, किसी महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं।
इतनी गंदी बात कही आपने। और दूसरी तरफ अरविंद सावंत, उद्धव सेना के सांसद, इन्होंने एकनाथ शिंदे सेना में शामिल शाइना एनसी के बारे में एक शर्मनाक बयान दिया था, इंपोर्टेड माल। अगर आप यह कहना चाह रहे थे कि बाहरी पार्टी से आई एक महिला नेता को टिकट दे दिया गया तो आप बेहतर शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते थे, मगर नहीं साहब, आपने क्या कहा? इंपोर्टेड माल। अब माफी मांग रहे हैं। चलिए, कम से कम माफी तो मांगी, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी किस तरह की सोच है कि किसी महिला नेता के बारे में अगर आपका मुंह खुलेगा तो आप इंपोर्टेड माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अब आप न सिर्फ माफी मांग रहे हैं, मगर आप यह भी कह रहे हैं कि भाई भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा, उन पर कोई एफआईआर हुई क्या? आपकी बात सही हो सकती है, मगर आपने उस शब्दावली का इस्तेमाल किया ही क्यों? अब सुनिए अरविंद सावंत क्या कह रहे हैं। कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। अगर है तो शूर्पणखा किसने कहा था महिला को? जर्सी गाय किसने कहा था महिला को? रेवन्ना रेड्डी जैसे उधर जो कुछ हुआ उसके बाद में प्रचार में जाकर जिसने सम्मानित किया, तो क्या वो सारे महिलाओं के सम्मान थे? मणिपुर में जो हुआ उसमें महिलाओं का सम्मान हुआ क्या देश में? इसके बावजूद जो वक्तव्य जो हमारे माननीय हमारी महापौर मेयर मुंबई की किशोरी पेडनेकर के बारे में आशीष शेलार जी ने किया, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? वामन मात्रे हमारी पत्रकार भगिनी को जिस तरह से उस दिन बोला, उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? हाल ही में ठाणे में महिला पर फिर ये इनके पार्टी के ही पदाधिकारी ने अत्याचार किया, आंदोलन हुआ ठाणा में, कौन सा गुना दाखिल हुआ? हमारे यहाँ जो पूर्व सांसद है उन्होंने जो कुछ किया उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? राम कदम जी जो विधायक है उन्होंने जो कुछ बोला उसके ऊपर कौन सा गुना दाखिल हुआ? विपक्षी गठबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा कि उन्हें अपनी जुबान पर लगाम लगाना होगा। आप जो भी करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत सक्रिय हो जाएगी। यह राष्ट्रीय महिला आयोग जो है कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में एक्टिव नहीं होती है। जब बलात्कारी राम रहीम को बीजेपी बार बार पैरोल देती है तब रिहा नहीं होती है। बृजभूषण शरण सिंह पर पूरी तरह से खामोश रहती है। तो स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष और भाजपा के नेताओं में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सोच समझकर बोलें, इस तरह की बयानबाजी ना दें। हम लगातार देख रहे हैं सुप्रिया सुले के बारे में, प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में, डॉक्टर जयश्री के बारे में भाजपा गठबंधन के नेता जहर उगल रहे हैं, मगर ना चुनाव आयोग कुछ कह रहा है, ना राष्ट्रीय महिला आयोग। मानो विपक्षी गठबंधन की महिला नेत्रियों की कोई इज्जत नहीं है। इनमें से ये सांसद हैं, फिर भी इनके चरित्र पर अनर्गल हमले किए जा रहे हैं। पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है। ये दोहरे मापदंड नहीं तो क्या है? ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को अधिकार रह जाता है महिला अस्मिता पर बोलने को? क्योंकि जो बात यहां पर अरविंद सावंत कह रहे हैं उसकी जमीन तो है, और इसकी चर्चा मैं पहले करता रहा हूं। आप एक प्रज्वल रवन्ना के लिए जाकर वोट मांगते हैं, यह जानते हुए उसने क्या किया। बृजभूषण शरण सिंह पर प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। जर्सी काऊ, कांग्रेस की विधवा, शूर्पणखा, यह तमाम शब्दावली जो है वो संसद के अंदर चुनावी मंचों पर दी गई है। इस तरह के बयानात लगातार दिए गए हैं, बार बार दिए गए हैं। चुनाव आयोग खामोश है और राष्ट्रीय महिला आयोग खामोश है। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि राजीव कुमार, अगर आपकी रीढ़ है तो आप हेमंत बिस्व शर्मा पर पाबंदी लगाएंगे।
असम के मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है चुनावी रैलीज में जाकर भाषण देने का, क्योंकि सिवाय जहर उगलने के यह व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है। और ऊपर से दोहरे मापदंड जो मैंने अभी अभी साबित किया गोमांस के मामले में। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।